मेरा नाम फरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। आज जब मैं मरी से घर वापस आई तो मैं जल्दी से अली खाबर की दी हुई चीजें छुपा दी कि कोई देख ना ले। लेकिन अचानक ही अम्मी अंदर आ गई। उन्होंने मेरे हाथ में पहनी अंगूठी देखी तो मैं डर गई कि आज तो पकड़ी गई। इश्क किस नंबर 14 का दूसरा हिस्सा। वैसे नूर की पसंद बहुत अच्छी हो गई है, बहुत प्यारी लग रही है रिंग तुम्हारे हाथ में। अब तुम ऐसा करना कि नूर को बहुत अच्छा कोई तोहफा देना। अच्छा नहीं लगता कि वो तुम्हें इतना महंगा तोहफा दे और तुम उसे कुछ भी ना दो। ठीक है बेटा। जिम्मी राबिया फिरदौस के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद अपने कमरे में जा चुकी थी। वो सबसे फिरदौस और यूसुफ साहब लोगों और घर के कामों में वो काफी थक गई थी। इस वजह से वो सोने के लिए जा चुकी थी, जबकि फिरदौस अपने कमरे में बैठी हुई रजा का इंतजार कर रही थी। उसे अभी तक खाने का हाथ नहीं लगाया था। पूरा दिन की थकन की वजह से उसे पढ़ने की भी बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। वो अपने कमरे में बैठी रजा का इंतजार करती रही। 2 बजे का वक्त था जब फिरदौस को रजा की गाड़ी की आवाज आई और उसने गाड़ी के दरवाजे के बाहर रुकी। वो तेजी से अपने कमरे से निकली और घर के मेन डोर तक पहुंची। उसने रजा के दरवाजे बजाने से पहले ही दरवाजा खोल दिया था। बाबा। वो बेहद खुशी से मुस्कुराकर अपने बाबा को देख रही थी। फिरदौस को रजा को देखकर इस कदर खुशी हुई कि वो बगैर सोचे समझे किसी मासूम नादान से बच्चे की तरह उससे लिपटने के लिए आगे बढ़ी। बाबा फिरदौस मोहब्बत कहती हुई बाबा कहकर अपनी बाहें अपने बाप की तरफ फैलाने लगी कि रजा ने उसे तेजी से हाथ बढ़ाकर रोका। क्या पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? रजा ने सख्ती से कहकर उसे फौरन अपने से दूर किया। वो जो अपने बाप से गले मिलने के लिए उनकी मोहब्बत में आगे बढ़ रही थी वहीं रुक गई। मुस्कुराहट एक लम्हे में उसके लबों से गायब हो गई, जबकि रजा अब चलता हुआ अंदर आ चुका था और सोफे पर बैठकर अपनी घड़ी उतार रहा था। फिरदौस भी तेजी से चलते हुए रजा के पास आई और फिर नीचे फर्श पर बैठ गई। वो बड़ी मोहब्बत से अपने बाप का चेहरा इतने दिनों के बाद देखकर बेहद खुश थी। कैसे हैं आप बाबा? आपकी तबीयत ठीक है? वो रजा के घुटनों के पास बैठी बड़ी मोहब्बत और नर्म से लहजे में अपने बाप से पूछ रही थी, जबकि रजा उसे मुकम्मल नजर अंदाज की अपनी घड़ी उतार कर टेबल पर रख रहा था। उसने फिरदौस की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। आपको भूख लगी रही होगी बाबा, मैं खाना गर्म करती हूँ, हम साथ खाना खाएंगे। मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैंने भी नहीं खाया अभी तक। तुम्हें किसने कहा था कि मैं इंतजार करने के लिए? बेवकूफ लड़की, मैं बाहर खाना खाकर आया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ जाकर सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। फिरदौस लम्हे खामोश बैठी रही। फिर उसके बाद कहने लगी, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो मैं आपके लिए चाय बना दूं। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, रजा ने साफ इनकार कर दिया। चाय नहीं तो फिर मैं आपके लिए काफी बना दूं, या फिर रजा ने एक तेज नजर से उसे बोलते हुए देखा तो वो अपने बाप की खिदमत के लिए पुरजोश थी। रजा कितने सख्त तरीके से देखने पर लम्हे भर में खामोश होकर रह गई। आवाज नहीं आती तुम्हें? मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चलो जाओ यहाँ से, रजा ने एक बार फिर से सख्ती से लहजे में कहा। फदुस खामोशी से बैठी रह गई। मैंने आपको बहुत याद किया बाबा, मैं अम्मी से रोज आपके बारे में पूछती थी। मुझे आप और अम्मी बहुत ज्यादा याद आए थे। आपको पता है बाबा, आपके लिए मैंने वहां से आपके पसंदीदा रंग की चीजें खरीदी हैं। मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। क्या आपने भी मुझे इतना याद किया बाबा जितना मैंने आपको? वो बड़े मान से बड़ी चाह से बहुत नर्म लहजे में अपने बाप का चेहरा देखते हुए पूछ रही थी। नहीं, मैं तुम्हें क्यों याद करूंगा? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या जो मैं मुसीबत को याद करूं? वो जो अपने बाप की किसी नरम से जुमले की मोहताज थी, कोई एक ऐसा नर्म जुमला कहे। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वो अपने बाप के मुंह से इतने दिनों के बाद कुछ अच्छा सुनना चाहती थी, मगर रजा ने हमेशा की तरह उसका दिल चकनाचूर कर दिया था। मगर दिमाग खराब हो गया है, मैं इसको याद करूंगा जिसने खानदान में मेरी नाक कटवाई हुई है। और तुम्हारी माँ ना जाने कहाँ है, मेरी जिंदगी में लिख दी। वो तो शुक्र है कि एक मर गई, वरना दो का अजाब मेरे सर पर होता। और तुम्हारी माँ जो बेटियां पैदा करने में माहिर है, उससे को तो बस पता नहीं क्या ही बोलूं, हर वक्त तुम्हें मेरे पीछे लगाए रखती है। एक तुमने बड़ी मेरे दोस्तों के आगे मेरी नाक नीचे की है। तुम्हें पता बाहर लोग क्या कहते हैं कि रजा के दोनों कंधे झुके हुए हैं और कहते हो कि तुम्हें याद करूंगा। चलो हटो यहाँ से, वो तेजी से कहता हुआ फौरन उठ खड़ा हुआ, जबकि फिरदौस अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए अपने बाप को यूं कहता हुआ देखती रही। वो उठकर वहां से सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगा था, जबकि फिरदौस उसकी पुष्ट को देखती रही। उसे नहीं पता चला कि कब मोटे मोटे आंसू उसके गाल पर गिरकर उसके पूरे चेहरे को भी गीला कर गए थे। रजा हमेशा की तरह उसके दिल को बेशुमार टुकड़े अपनी तेज और तकलीफदा बातों से कर दिए थे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं बाबा कि मैं लड़का नहीं हूँ, मेरा कोई कसूर है इस चीज में? कोई तो मुझे ये बताए, इस दुनिया में कोई इंसान तो ऐसा होगा जो मुझे इस सवाल का जवाब दे दे कि उसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों मुझे इस चीज की सजा बचपन से लेकर आज तक मिलती आ रही है, जबकि मेरा कसूर नहीं है? अली खबर अपने कमरे में
खबर सो रहा था। न जाने रात का कौन सा वक्त था कि उसकी आंख खुली। वो यूनिवर्सिटी से जब आया था तब से कपड़े बदलने के बाद सो ही रहा था। रात के वक्त उसे प्यास महसूस होने लगी। उसकी नींद भी मुकम्मल हो गई थी। वो उठा और कमरे से निकलता हुआ किचन की तरफ जाने लगा और उसने फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसमें से ठंडे पानी की बोतल निकाली और पीने लगा। और पानी पीने के बाद उसने फ्रूट चाट उठाई जो कि मेहरीन साहबा ने उसके लिए बनाई थी। अली खाबर को मस मिक्स फ्रूट चाट बेहद पसंद थी। अली ने घड़ी में वक्त देखा तो 3:15 हो रहे थे। उसकी माँ के कमरे की लाइट्स ऑन थी। वो फ्रूट चाट का बाउल लेते हुए सीधे उनके कमरे में दाखिल हुआ। वो जानता था कि वो क्या कर रही होंगी। उसने कमरा खोला तो मेहरीन साहबा फर्श पर बैठी हुई नमाज पढ़ रही थी। वो वहीं उनके करीब आकर बैठ गया और वहां बैठकर फ्रूट चाट खाते हुए इन्हें देखने लगा। अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मेहरीन साहिबा ने सलाम फिरा तो वो इन्हें मुस्कुरा कर देखता हुआ किसी छोटे से बच्चे की तरह उनकी गोद में सर रखकर लेट चुका था। मेहरीन साहिबा ने नर्म नजरों से उसे देखा और फिर नरमी से उसके हाथ को चूमा और फिर कुछ पढ़ने लगी। पढ़कर उसके चेहरे पर आहिस्ता से फूंका और उसे एक लम्हे के लिए फिरदौस याद आई। वही जंगल वाली रात जब वो उसे बेहद डरी हुई थी। लम्हे भर में उसकी आंखों के आगे फिरदौस का चेहरा घूमने लगा। वो उनकी गोद में सर रखकर वही लेटा फ्रूट चाट खाने लगा। लेट के मत खाओ अली, बैठ कर खाओ, मेहरीन साहबा ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा। आपसे बात करनी है मुझे। वो अभी भी उनकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। वक्त देखा है तुमने क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, रात के 3:30 बजने वाले हैं और मैं ये बिल्कुल जानता हूँ कि कल ना ही तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और ना ही आपने कॉलेज। और कल हम दोनों ने सुबह देर तक सोने वाले हैं, 12 या 11 बजे तक तो लाजमी। और फिर हम दोनों माँ बेटे देर से उठने के बाद किसी बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता करेंगे। वो मेरे हिसाबा को सबकी रूटीन बताने लगा जबकि वो हंस पड़ी। अली उनकी गोद में लेटे लेटे होने पहले इन्हें मरी के दास्तान सुनाने लगा। उसकी हर बात में, उसके हर ख्याल में जो भी वो बात शुरू करता खत्म करता, हर बात के बीच में हर जगह कहीं ना कहीं फिरदौस का जिक्र लाजमी होता। ये बात बड़ी तेजी से मेरी साहिबा ने नोट की थी कि उसके बाद फिरदौस के मुतल्लिक वो मुस्कुराते हुए अली खाबर का चेहरा देखते हुए उसे सुनती ही रही। न जाने क्यों फिरदौस के नाम पर अली के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट, एक अलग सी चमक होती जिसे वो मेहरीन साहिबा ने बड़ी तेजी से महसूस किया था। मेहरीन साहिबा ने अली काबर के दोनों हाथों को नरमी से अपने हाथों में लिया और मैं बेहद खुश हूँ कि मेरे बच्चे ने वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया, मगर मैं ये जानकर ज्यादा खुश होंगी जो मेरा बेटा मुझसे कहना चाहता है मगर कह नहीं पा रहा। अली काबर ने एक नजर अपनी माँ को देखा और फिर ऐसे से मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगा। उसने उनके दोनों हाथ को नरमी से चूमा था। मैंने फिरदौस को प्रपोज कर दिया अम्मी। मैंने उसे अपने दिल की बात बताई। वो तमाम जज्बात जो मैं उसके लिए महसूस करता हूँ, जो मैं उसके लिए अपने दिल में रखता हूँ, सारी जज्बात, सब कुछ। मुझे बहुत खुश हुई कि तुमने एक बहादुर लड़की की तरह अपने दिल के तमाम जज्बात फिरदौस के आगे रखे। मगर बेटा, क्या तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का जवाब भी इतनी ही शिद्दत से मिला जितनी शिद्दत से तुमने उसे चाहा? मेहरीन साहिबा ने फिक्रमंदी से अली खाबर का चेहरा देखा। अम्मी, बिल्कुल भी आसान नहीं था। आपको पता है, जब मैंने फिरदौस के आगे अपने दिल की बात रखी, जब मैंने फिरदौस को अपने जज्बात के बारे में बताया तो उसने जिस तरह से मुझे ट्रीट किया मैं आपको बता नहीं सकता। वो वक्त, वो लम्हे मेरे लिए कितने तकलीफदा थे आप सोच नहीं सकती। जब मैंने फिरदौस को अपने जज्बात बताए, उसने अपने बाबा की डर की वजह से मेरे मुंह के ऊपर मेरे तमाम जज्बात खींच कर मार दिए थे। मैं कहता रहा कि मुझे इससे मोहब्बत है और वो मुझे कहती रही कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। वो कह रही थी कि वो मेरे अंदर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रखती, वो मुझसे नफरत करती है। उसके अल्फाज मेरे लिए कितने ज्यादा तकलीफदा थे आप नहीं जानती। मगर अम्मी, जैसे आप हमेशा कहती हैं ना कि अपनी दुआओं में एक खास हिस्सा रखा करो किसी खास मकसद के लिए, मैंने आपकी बात पर अमल करते हुए हमेशा अपनी दुआओं को एक आखिरी हिस्सा फिरदौस के नाम रखा था। और देखें, यूं लग रहा है जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई हो। जितनी शिद्दत से मैंने उसके जज्बात अपने दिल में रखता हूँ, उतनी शिद्दत से ही वो भी अपने दिल में मेरे लिए जज्बात रखती है। मगर अम्मी, वो बहुत ज्यादा डरती है। जबकि मैंने उससे वादा किया कि उसे यकीन दिलाया कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ, मगर पता नहीं क्यों वो मोहब्बत से बेहद डरती है। उसे ऐसा लगता है कि उस मोहब्बत का कोई इंतजाम नहीं। वो सोचती है कि ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तकलीफें लेकर आएंगी। अब ईशानिया, मैंने उसे बहुत मुश्किल से राजी किया है अम्मी, आपको अपना वादा याद है ना? अली खाबर ने अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर बड़े मान और चाह से कहा। हाँ बिल्कुल, मुझे अपना वादा याद है। मैं बचपन से लेकर अब तक तुमसे जो भी वादा किया है उसमें तो कभी भी वादा खिलाफी नहीं की और आगे भी नहीं करूंगी। अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, एक दूसरे को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर। तुम्हारी मोहब्बत अगर वाकई सच्ची है तो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। मैं फिरदौस से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। अब वो अकेली नहीं है, उसके लिए चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, किसी से भी
बात करनी पड़े या किसी के आगे झुकना ही क्यों ना पड़े, मैं झुक जाऊंगा अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, और उसको मैं कोई भी शर्म महसूस नहीं करूंगा। वो बहुत मजबूत लहजे में अपनी माँ को देखते हुए कह रहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अली, तुम दोनों के इम्तिहानात के बाद मैं तुम मुझे उसकी माँ से लाजमी मिलवाओगे और फिरदौस से भी। अली खाबर ने मुस्कुराकर मेहरून साहबा को देखा। पहले मैं आपको फिरदौस से मिलवाऊंगा, अली खाबर ने शरारत से कहते हुए मेहरून साहबा को देखा। मैं तो बस उस दिन के इंतजार में हूँ जब मैं दो खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठकर एक टेबल पर खाना खाऊंगी। अली खाबर की बात पर वो जोर से हंस पड़ी। फिरदौस तो लड़की है, लेकिन ये जो तुम मुझे लड़की बोलकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना, मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी साहिबा ने उसके कान खींचे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप भी बहुत यंग और खूबसूरत लगती हैं अम्मी। सुबह नाश्ते के दौरान रजा, फिरदौस और राबिया तीनों साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद फिरदौस ने वो तमाम गिफ्ट जो वो अपने दोनों के लेकर आई थी अपने कमरे से निकालने के बाद अब वो लेकर उनके कमरे में जा रही थी। फिरदौस ने उन तमाम गिफ्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से पैक कर दिया था। उसने सबसे पहले रजा की तरफ जो उसके लिए वो सामान लेकर आई थी एक एक करके बढ़ाने लगी, और फिर उसने राबिया को उसके तमाम तोहफे दिए। तमाम गिफ्ट्स राबिया ने बहुत खुशी से अपने पास रख लिए। बाबा, आपके गिफ्ट्स कैसे लगे? मैं आपको पसंदीदा रंग लिया है जो मुझे पता है कि आपको ये रंग बहुत पसंद है। मैंने आपके लिए इसी रंग के जूते, शाल, शर्ट्स और घड़ी ली है। वो बहुत नरमी से आवाज में अपने बाप को देखते हुए कह रही थी, मगर सामने बैठा शख्स उसे नजरअंदाज किए खबरें देखने में मसरूफ था। रजा, फिरदौस आपको काफी देर से आवाज दे रही है, राबी ने रजा को कहा। रजा ने राबी की बात पर भी कुछ नहीं कहा, मगर राबिया रजा की नजरों से बहुत कुछ समझ गई थी। अब मुझे आवाज मत लगाना, यहाँ से जाओ। अब की बार रजा ने सख्ती से कहा। इससे पहले कि रजा को मजीद गुस्सा था, वो मजीद उन दोनों का दिल तोड़ता, राबिया फिरदौस की तेजी से लेकर वहां से जाने लगी थी। चलो फिरदौस, ये तुम्हें पहन कर दिखाती हूँ। फिरदौस ने एक नजर मुस्कुराकर अपनी माँ को देखा और उसके बाद वो राबिया के साथ अपने कमरे में चली गई, मगर उसने मुड़कर एक नजर अपने बाबा को देखा था बहुत हसरत से, और फिर सीधा अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वो तीनों यूसुफ साहब के घर डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जाते वक्त उसने अपने ड्राइवर के जूते देखे कि ड्राइवर उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने और लेने आता जाता था। तो उसके पैरों में वही जूते थे जो उसने अपने बाबा को गिफ्ट में दिए थे। उन जूतों को देखकर उसे ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल वही जूते हों, मगर फिरदौस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये वो जूते नहीं हैं, वो तो मैं खुद बाबा को गिफ्ट दिए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा गिफ्ट ड्राइवर को दे दे, मुझे गलतफहमी हुई है। ये सोचते हुए फिरदौस जाकर गाड़ी में बैठ गई। जारी है।